अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ 302 का कोर्स कवर करेंगे मिड टर्म के सिलेबस के लिहाज से। इसमें बहुत से फार्मूले हैं जिनको याद करना मुश्किल है। आज मैं आपको कुछ स्मार्ट ट्रिक्स बताऊंगी इन फार्मूलों को याद करने के लिए, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं और कैसे आपने इनको सॉल्व करना है। चलिए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में हमें बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशन दिए गए हैं जो 5 हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। ये वो फंक्शन है जो बेसिकली हम कैलकुलेटर में काफ़ी बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं कैलकुलेटर के, वो क्या किस में आ जाते हैं? ऑटोमेटिक ऑपरेशन में आ जाते हैं। उसके बाद नीचे हमें उन्होंने एक्सेल का बताया हुआ है कि एक्सेल जो है बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है और किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। बेसिस के लिए यूज़ हो रहा है, बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए और स्टैटिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। और यहाँ जो उन्होंने लेटेस्ट वर्जन हमें उन्होंने बताया है कि एक्सेल 2002 XP है। नीचे हमें उन्होंने एक्सेल का खोलने का तरीका बताया। मोस्टली आप में से काफ़ी लोग अवेयर नहीं होंगे एक्सेल किस तरह ओपन करना है। आगे हमें एक्सेल के ऑपरेटर दिए हैं जो 4 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला ऑटोमेटिक ऑपरेटर। ऑटोमेटिक ऑपरेटर मैं आपको बता चुकी हूँ। जो सिंपल ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी कि कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कि हम ऐसा ऑपरेटर जिसको हम यूज़ करें, कैलकुलेशन को इस्तेमाल करें कंपैरिजन बेस के लिए। मतलब दो चीज़ों का कंपैरिजन करने के लिए अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो क्या होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। उसके बाद में हमारे पास टेक्स्ट कैटिनेशन ऑपरेटर आता है। इसमें हमने क्या करना होता है कि जब हम टू स्ट्रिंग को कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास हो जाता है टेक्स्ट कैटिनेशन ऑपरेटर होता है, कंबाइन टू टेक्स्ट स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास है रेफर ऑपरेटर। रेफर ऑपरेटर जो होता है वो रिलेटेड होता है रेंज ऑपरेटर से। रेफर ऑपरेटर लिंक करता है रेंज ऑपरेटर से। जैसे कि आपको शो हो रहा है कि कोमा हो गया, ये डॉट, दो कोमे डले हुए हैं, ये सारे क्या आ जाते हैं? रेफरेंस ऑपरेटर में। इस तरह हम ये देखें, हमारे पास ये एक एग्जांपल है, टी, कॉफ़ी, मिल्क एंड जूस। ये 3-4 पॉइंट है। इसका ये क्या है? ये जो कॉमा शो हो रहे हैं बीच में, ये क्या आ रहा है? रेफरेंस रेंज शो कर रहे हैं कि टी के बाद कॉफ़ी भी है और कॉफ़ी के बाद मिल्क भी है और मिल्क के बाद जूस भी है। ये सारे क्या हो रही हैं? रेंज शो कर रहे हैं। ये हमारे पास आते हैं रेफरेंस ऑपरेटर पर आते हैं ये सारे। और यहाँ हमें एक्सेल में प्लस, माइनस और अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो उन्होंने बताया हुआ है। वैसे तो हमें इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास सिस्टम कैलकुलेटर आराम से हम उसमें कर सकते हैं। तो फिर भी अगर एक्सेल में कह दें तो आप आराम से कर लेंगे। मैं आपको 1-2-3 एग्जांपल सॉल्व करके बता देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया और ये वाली जो साइड होती है, जो अल्फ़ाबेट वाली साइड होती है वो कॉलम शो करती है, और ये जो 1, 2, 3 न्यूमेरिकल साइड होती है ये हमें रो शो करती है। जैसे कि मैंने यहाँ अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर ली 12, 3, 4। अब देखें जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये देखें हमें ये शो हो रहा है, हमें ये शो हो रहा है कि ये हमने ये वाला कॉलम जो है इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका नाम ये है। उसके साथ ही हमने इस कॉलम को इक्वल, जो भी फार्मूला यूज़ करेंगे सबसे पहले इक्वल डालेंगे, कॉलम सेलेक्ट किया, प्लस का निशान लगा दिया और देन हमने इसको ये निशान लगा दिया। इसका मतलब है कि हमें ये, अब हम इंटर दबाएंगे तो इसने हमें बता दिया हमने 12 और 5 को कैलकुलेट कर लिया, सिर्फ 2 को कैलकुलेट किया। अगर हम चाहते हैं कि सारे कैलकुलेट हों तो फिर हम ये करेंगे, हमने इक्वल लगाना है और उसके बाद हमने जो कॉलम कैलकुलेट करना है पहले उस पर क्लिक करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर देन सेकंड कॉलम पर क्लिक करेंगे प्लस का, फिर हम थर्ड पे क्लिक कर लेते हैं प्लस का। उसी तरीके से हमने चारों कॉलम लिख लिए। अब इंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास टोटल आ गया 24। और इसी तरीके से अगर हमने फर्स्ट करें डिवाइड करना है तो हम फिर इक्वल का साइन डालेंगे, इस पर क्लिक किया और हमारा डिवाइड का ये साइन होता है और हमने इस पर 3 पर क्लिक कर दिया, इंटर दबाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई का हम लोग कर लेते हैं, इसी फार्मूले को चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन चेंज कर लेते हैं, हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया। इसी तरीके से एक्सपोनेंट अगर हमें मालूम करना है तो हम इसमें एक्सपोनेंट का चेंज कर लेते हैं साइन, तो हमारे पास ये आ गया आंसर। फर्स्ट मॉड्यूल पे ये हमें उन्होंने सिंपल ऑटोमेटिक ऑपरेशन बताए हुए हैं।
उसके बाद हमारे पास ये टाइप ऑफ एम्प्लॉयर्स बताए हुए हैं। 3 टाइप ऑफ एम्प्लॉयर होते हैं, रेगुलर एम्प्लॉयर, पार्ट टाइम एम्प्लॉयर एंड पेमेंट। रेगुलर जो मंथली सैलरी लें, पार्ट टाइम जो और घंटों के हिसाब से लें, और पेमेंट जो चीज़ बनाते हैं एक पीस के लिहाज से लें। आगे उन्होंने हमें कहा है ग्रोस अर्निंग। ग्रोस अर्निंग वो होती है जिसमें टैक्स नहीं लगा हुआ होता, वो हमारी होती है ग्रोस अर्निंग, ग्रोस सैलरी। अब नीचे अलाउंसेस की कुछ टाइप दी हुई हैं। उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन रूल्स के मुताबिक जो हमारे अलाउंसेस हैं वो 50% के हैं, टैक्सेबल हैं। यानी कि जो हमारा बेसिक सैलरी है उसका अगर 50% उतने अलाउंसेस होंगे 50% तक, ठीक है, अगर वो 50% तक अलाउंसेस हैं तो वो टैक्सेबल हैं, मतलब टैक्सेबल तक फ्री है। अगर 50% से ज़्यादा अलाउंसेस आ जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, टैक्सेबल हो जाता है। यानी कि 50% होंगे तो हमारा वो क्या होगा, अनटैक्सेबल होगा। अगर 50% से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो क्या हमारे पास आ जाएंगी, टैक्सेबल अलाउंसेस में शामिल हो जाएगा। नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास जो टोटल सैलरी है 10,000 है, अलाउंसेस 50,000 है। अगर हम 10,000 को मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,000 आएगा। इससे हमें पता चलता है कि 5,000 अलाउंसेस 5,000, ये जो हम निकाल रहे हैं 50%, हमने सैलरी का सबसे पहले क्या करना है, 50% निकाल लेना है। 50% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आया इनकम जो है टैक्सेबल है या नहीं टैक्सेबल। जब हमने 50% निकाला तो हमें पता चला कि 5,000 तो 50% थे, 50% तो माफ़ है, इसलिए हमने 50% टैक्सेबल में नहीं डालने। नीचे हमने 50% निकाला, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 10,000 जो हमारी सैलरी थी वही हमारी टैक्सेबल इनकम में आ जाती है। उसके बाद एग्जांपल 2 पे है, उन्होंने 10,000 है। अब 10,000 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 50 के साथ, तो हम 50% निकालेंगे तो 5,000 आ जाएगा। इसका मतलब है 5,000 से ज़्यादा अलाउंसेस हैं, यानी कि 7,000 है। तो 7,000 को माइनस करेंगे 5,000 से तो हमारे पास पता चल जाएगा कि 2,000 हमारे पास आ जाती है, टैक्सेबल अलाउंसेस आ जाते हैं। जब 10,000 को प्लस करेंगे 2,000 में, हमारे 10,000 बेसिक सैलरी, 2,000 हमारे अलाउंसेस हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 15,000। उसके बाद उन्होंने आगे ये सारी वही है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड ऐसा फंड होता है जो एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉयर की जो 1/11 सैलरी होती है वो डिडक्ट होती है हर मंथ, वो मंथ डिडक्ट होती है। उसके साथ साथ एम्प्लॉयर भी जो उसका कंपनी होती है वो क्या करती है, वो भी 1/11 जो उसकी सैलरी का हिस्सा होता है वो भी एक जगह गट्ठा निकाल कर रख लेते हैं। फिर ये दोनों जो 2/11 सैलरी होती है वो दोनों इन्वेस्ट कर देते हैं, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी भी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटी में या सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। हमारे पास एग्जांपल 4 है, उसमें उन्होंने कहा है कि 10,000 बेसिक सैलरी, अलाउंसेस हमारे पास 5,000 है। तो हमने इसमें मालूम करना है कि प्रोविडेंट फंड कितना है। अब 10,000 को जब हम इसका 11th हिस्सा निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,901। 10,000 को डिवाइडेड 11 के साथ किया तो हमारे पास आ गया 9,901, और कंपनी ने भी इतना कंट्रीब्यूट किया, उनके 11th पॉलिसी के मुताबिक 11th था, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया टोटल प्रोविडेंट फंड। ग्रेविटी फंड में सिर्फ ये डिफरेंट है, प्रोविडेंट ग्रेविडेंट फंड में यहाँ सिर्फ एक एम्प्लॉयर करता है, मतलब कि जो बंदा है जिसकी सैलरी आ रही होती है सिर्फ वो होते हैं, कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती। या वहाँ जो प्रोविडेंट फंड में थे 2/11 चाहता था और यहाँ 1/11 चाहता है, और सेम प्रोसीजर सेम बिल्कुल ऐसे है। लीव्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ लीव अलाउ होती हैं वेरी कंपनी टू कंपनी, कंपनी अपनी पॉलिसी के लिहाज से अलाउ करती है कि कितनी कितनी होनी चाहिए। आगे सारा ये इन्होंने सॉल्व करके हमें MS एक्सेल में करके बताया है। नीचे हमें बताया हुआ है कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जब भी आपने फ्रैक्शन टू परसेंटेज, किसी भी फ्रैक्शन को होता है, फ्रैक्शन क्या है इसमें 0 to 1, जब यानी कि पॉइंट पे हमें वैल्यू शो होंगी तो वो क्या हो गया, फ्रैक्शन है। उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई जब 100 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज। कन्वर्ट करनी है जब हमने फ्रैक्शन को तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन को 100 के साथ। और अगर हमने परसेंटेज को कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे कि जी हमने डिवाइड कर देना है। उसके बाद हमसे ये पूछा जा सकता है इंटेग्रल जो होते हैं वो नोमिनेटर होते हैं या डिनोमिनेटर होते हैं। ये रहा, नोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर होते हैं, ये भी आपसे MCQ के लिहाज से पूछा जा सकता है। उसके बाद हमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करके बताई हुई हैं। परसेंटेज का फार्मूला बताया, परसेंटेज इक्वल टू बेस प्लस रेट। आपने क्या करना है, बेस मतलब जो अमाउंट है,
मतलब ये होता है जैसे कि परसेंटेज के साइन जो होता है ना, इसको रेट में भी ये साइन होता है। तो हमने क्या करना है, वर्ड फाइंड, बेस की वैल्यू लिखी 120 और हमारे पास मल्टीप्लाई क्या था, रेट क्या था हमारे पास, यहाँ था रेट हमारे पास 20 था और बेस हमारे पास वैल्यू थी 120। और जब भी आप यहाँ मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे तो अगर हमने परसेंटेज या रेट लगाना है तो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब डिवाइड 100 करेंगे। जो भी वैल्यू होगी मतलब परसेंटेज की, इसको इन्होंने पूरी बुक में इसी तरीके से किया हुआ है, जहाँ परसेंटेज गिवन है वहाँ उन्होंने क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली डिवाइड 100 कर दिया। इन्होंने पहले से डिवाइड 100 कर दिया, उसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद जो ऊपर वाला फार्मूला उन्होंने भी इसमें वैल्यू सेम ऐसे ही पुट कर दी। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आता है। इसमें हमें वही जो जितनी हमने पीछे पढ़ी सारा उन्होंने हमें करके बताया कि एक्सेल में हमने कैसे करना है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। उसके बाद हमें उन्होंने बताया कि हमने चेंज जो है, चेंज कैसे फाइंड करना है, फाइनल वैल्यू, एसेंशियल वैल्यू और परसेंटेज का ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब उन्होंने हमें एसेंशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू दे दिया। चेंज हमने मालूम करना है फाइनल वैल्यू को एसेंशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू हमारे पास 2500 और एसेंशियल वैल्यू हमारे पास 1000, दोनों को लेस किया तो हमारे पास मालूम हो गया चेंज। और नीचे हमने परसेंटेज चेंज कैसे मालूम करनी है, चेंज हमारे पास 1500 आया था, एसेंशियल वैल्यू 1000 थी, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास क्या आ गई, परसेंटेज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है हाउ मच परसेंट इन अ नेक्स्ट ईयर सेल विद रेफरेंस टू मंडे सेल दी हुई है और हमें उन्होंने नेक्स्ट सेल दी हुई है। इसका मतलब हुआ कि कितनी परसेंटेज ज़्यादा सेल हुई है हमारी मंडे सेल की निस्बत। तो यहाँ हमने परसेंटेज हाउ मैनी परसेंट मालूम करना है, तो यानी कि चेंज हमें नहीं मालूम करना। तो यहाँ हमने क्या करना है, परसेंट मालूम करने के लिए पहले हमने यहाँ किससे मालूम करना है, 1500 से मालूम करनी है, क्योंकि हमें 1500 चाहिए, 1500 से मालूम करनी है। और हमारे पास जो वैल्यू है एसेंशियल वैल्यू है 1000 है और मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 250 आंसर आ गया। उसके बाद यही इन्होंने हमें एग्जांपल करके दिखाई हुई है। एक्सेल में करके दिखाई हुई है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। ये यहाँ उन्होंने क्या किया हुआ है कि हमें ईयर्स दे दिए गए हैं, 3 ईयर्स दे दिए हैं, उसमें अलग अलग हमारी क्या कहते हैं, उन्होंने हमें मालूम करनी है इंक्रीज़ मालूम करनी है, इंक्रीज़ वेजेस कितनी हुई है। तो ये हमने क्या करना है, इसका फार्मूला क्या, इसमें हमने फार्मूला तो यही यूज़ होता है लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाती हैं। जैसे कि हमने करना है वैल्यू उठानी है, वैल्यू 50,000 आगे ब्रैकेट में लेकर 1। जब भी हम एक एक्सेसिव ईयर मालूम करेंगे तो वो क्या हो गए, लगातार ईयर 3 2 1 3 एक ईयर में 3%, एक ईयर में 2%, एक ईयर में 1% लगातार चेंज हो रही है। तो हमने क्या करना है, 1 लगाकर प्लस लगा के आगे परसेंटेज लगा देनी है। पहले में 3 लगानी है, फिर 2 लगानी है, 1 लगानी है। यहाँ हम 5000 कॉमन ले लेंगे, 5000 कॉमन ले लेंगे और यहाँ हमने आगे 1 + 3% लगा दिया, 1 + 2%, 1 + 1% लगाकर आगे इन्होंने इसको सॉल्व कर लिया और आगे मल्टीप्लाई कर उनके पास आ गया 5306। हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चार्टर अकाउंटेंट है लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन इट लोन 9% to 7%। अब उन्होंने पूछा है कि हमारी कितनी इंटरेस्ट जो है कम हुई है 9 to 7। तो हम ये करेंगे, पहले इसको चेंज मालूम करेंगे, चेंज किया तो हमारे पास 2% आ गया और हमने 2% को चेंज और मल्टीप्लाई एसेंशियल वैल्यू हमारे पास क्या थी, स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास क्या थी 9, तो 9 को हमने मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास आ गई ये वैल्यू। उसके बाद उन्होंने इसको ऑपोजिट करके पूछा है, सेम वैसे ही होगा ऑपोजिट करके भी। स्टॉक जो है क्या होता है, स्टॉक क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं। स्टॉक इज अ शेयर इज द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। स्टॉक क्या है, शेयर इज द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, जो ओनरशिप होती है कंपनी की ओनरशिप होती हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि कंपनी की ओनरशिप किस किस के पास है। उसके बाद हमारे शेयर, इक्विटी एंड स्टॉक क्या है, सेम चीज़ें हैं। शेयर इक्विटी क्या है, सेम चीज़ें आगे। उसके बाद हमारे पे है अर्निंग पर ईयर। हम कैसे मालूम करेंगे कि शेयर की अर्निंग पर ईयर कैसे मालूम करेंगे, हम करेंगे टोटल शेयर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल प्रॉफिट से, उनके नंबर ऑफ अ शेयर को। जब टोटल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर ऑफ कंपनी इज कॉल्ड EPC। और अगर हमने मालूम करने होंगे NACAPS, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं, या
उसके बाद हमारे पास है जी करंट एसिड। करंट एसिड वो एसिड होते हैं जो 1 ईयर के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, हर कोई उसे एक्सेप्ट कर ले। वो सारे क्या आते हैं करंट एसिड, यानी कैश, अकाउंट रिसीवेबल, सिक्योरिटी, गुडविल, ये सारे क्या आते हैं करंट एसिड में। लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, बेसिकली डेट होता है बिजनेस का, वो क्या होता है लायबिलिटीज़। मार्केट वैल्यू, वो मार्केट वैल्यू जब से इन्वेस्टर जो होते हैं बाइंग एंड सेल करते हैं उस टाइम जो पेमेंट होती है मार्केट के अंदर उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू वो होती है जब इन्वेस्टर जिस कीमत में ख़रीदता है उसे कहते हैं फेस वैल्यू। डिविडेंड वो होता है कि जब कंपनी छोटे छोटे शेयर अलॉट करती है पब्लिक को तो उसमें उनको प्रॉफिट देती है, उस प्रॉफिट को कहते हैं डिविडेंड। जब कंपनी शेयर के ऊपर प्रॉफिट देगी छोटी छोटी अमाउंट में उसको कहेंगे डिविडेंड। अब नीचे ये हमारे पास एक उन्होंने दिया हुआ है एग्जांपल दी हुई है कि सपोज वी बोट 100 शेयर एट 525 एंड सोल्ड 1 ईयर। उसने क्या किया, एक शेयर थे 100 खरीदे हैं 1 ईयर में, उसने बेचे हैं 68 में। 1% कमीशन रेट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि बाइंग किया था तब भी 1% कमीशन दिया था और सेल किए थे तब भी 1% कमीशन ले दिया था। अब उनके 10,000 और डिविडेंड पर शेयर 10,000, उन शेयर में 10,000 डिविडेंड था। उसके बाद फेस वैल्यू जब डिविडेंड दिया उसकी फेस वैल्यू क्या थी, ₹10 थी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, बोर्ड का मामला सॉल्व करना है। 3 हमारे पास आते हैं, यहाँ हमने बाइंग की, सेलिंग की और रिटर्न और डिविडेंड, 4 हमारे पास चीज़ है। पहले हमने बाइंग किया 1000 शेयर को मल्टीप्लाई 52 के साथ किया तो हमारे पास 5225 आ गया। उसमें हमने कमीशन 1% को मल्टीप्लाई किया, इसको 1% निकाला तो 52.5 आ गया। टोटल कॉस्ट हमारे पास दोनों को मिलाकर ये आ गई, मतलब परचेज हमने इतना किया, इतना हमारा खर्चा आया। सेल पे हमने क्या किया, इतनी हमारे पास सेल आई, उसमें से 1% कमीशन दिया, तो कमीशन ज़ाहिर बात है हम दे रहे हैं तो हमारा लॉस हो रहा है, इसलिए हम सेल करते वक्त कमीशन दे रहे हैं ना, तो इसलिए हमारा क्या हो रहा है, इसमें माइनस कर देंगे 6732 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों का हमने प्रॉफिट मालूम कर लेना है। इसको बेचने में हमें कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, कितना रिटर्न आया है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5277 को माइनस करेंगे 6732 से माइनस करें तो हमारे पास आएगा 1454 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब हमने सेलिंग का भी कर लिया, बाइंग का भी कर लिया, आगे हमने डिविडेंड किया। डिविडेंड जो है 10% डिविडेंड देना है हमने 100 शेयर्स में। जब 100 का एक शेयर होगा और हम 100 शेयर होंगे और एक शेयर ₹10 का होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। जब हम 10,000 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। अब हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है तो हमें पता चला टोटल गेन 1550 हुआ। उसके बाद हमने इनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, हमने परसेंटेज निकाले 29.46 आ जाएगा। आगे यही उन्होंने हमें एक्सेल में करके बताया है। आगे हमने मालूम करना है जी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फार्मूला है PRT100, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100, यानी कि PTR अगर आप अपने माइंड में रखें PTR यानी कि P को डिवाइड करना है R से, R को डिवाइड करना है T से और मल्टी डिवाइड कर देना है 100 से। आपने क्या करना है, यहाँ आपको वैल्यू की मैंने सिर्फ जस्ट वैल्यू पुट करनी है, मैथ्स इतना मुश्किल नहीं है, फार्मूले याद हों तो सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है और आपने आंसर लिख लेना है। यहाँ P से आपकी बेसिक प्राइस होगी, T से आपको नंबर ऑफ ईयर होता है और रेट आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो शो हो रहा होता है, उसको आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट रेट। आगे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका ये फार्मूला है। हमने क्या करना है, P प्राइस, इसमें फार्मूला 1 प्लस डेट लिखना है डिवाइड 100, एक्सपोनेंट हमारे पास n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर, वो फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट की और जो वैल्यू का आंसर आएगा उसको हमने माइनस कर देना है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे हमसे ये पूछा जा सकता है नॉमिनल क्या है, बाइनॉमिनल क्या है, ट्राइनॉमिनल क्या है और पोलोनॉमिनल क्या है। जब हमारे पास सिंगल वैल्यू होगी तो वो मोनोमियल होगी और जब 2 होंगी तो बाइनोमियल होंगी, जब 3 होंगी ट्राइमोनियल होंगी। इसी तरीके से जब ये 2 से ज़्यादा फंक्शन एक जगह अप्लाई होंगे तो पोनोमियल हो जाएगी।
जी, अगला चैप्टर है हमारे पास। ये बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, बल्कि इंतहाई मुश्किल लगता है, क्योंकि ये याद करना बहुत ही मुश्किल। इसकी स्मार्ट ट्रिक मैं आपसे शेयर करती हूँ। आपने इसमें से कोई भी फंक्शन आ जाता है, कुछ भी फंक्शन आ जाता है, आपने याद नहीं करना। इस तरह के आपके कोई 5 या 6 चैप्टर हैं जो बहुत मुश्किल हैं, इनको आपने याद नहीं करना। आपने सिंपली एक्सेल ओपन कर लेना है, ठीक है, आराम से उनसे आपने एक्सेल ओपन कर लेना है और इसमें किसी भी आपने कॉलम पर क्लिक कर लेना है और यहाँ इक्वल का साइन डाल लेना है। अब हमारे पास जो पहला फंक्शन था, हम उसका लिखते हैं, उसका स्पेलिंग लिखते हैं CUM। ये हमारे पास आ गया। देखिए, जब अभी हमने इस फंक्शन पर क्लिक नहीं किया, लेकिन इस फंक्शन पर लिखा हुआ आ रहा है कि ये फंक्शन यूज़ किस लिए होता है। आप देखें, यही सेम चीज़ लिखी हुई आएगी आपको पेपर में भी नज़र आएगी, मतलब कि आपके हैंड आउट में भी नज़र आएगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ हमने पहले को सिलेक्ट किया और आप यहाँ चेक करें, रिटर्न द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन बिटवीन लास्ट एंड ईयर। और यहाँ भी आपको सेम वही चीज़ लिखी हुई है, रिटर्न द इंटरेस्ट पेड बिटवीन 2 पीरियड। वहाँ लास्ट और फर्स्ट पीरियड को किया हुआ था और यहाँ उन्होंने ये नहीं किया। अब इनका इसका सेंटेक्स है, इन सब का फार्मूला का क्या है, सेंटेक्स आ रहा है, ये सेंटेक्स आ रहा है, ये पेपर में आ जाता है कि इसका सिंटैक्स बताएं। तो इसका भी आपको इसके लिए भी याद नहीं करना, एक्सेल में जाना है और इस पर डबल क्लिक करना है, इसी फार्मूले पर। जब आप डबल क्लिक करेंगे, नीचे आपसे आ रहा है रेट, PV, स्टार्ट पीरियड, एंड पीरियड, ये सारी चीज़ें लिखी आ रही। अब ये देखें, सेम एक्सेल में भी ऐसे ही होगा। अब एक्सेल में भी लिखा हुआ रेट, एंड पर, PV, स्टार्ट पीरियड, एंड पीरियड, ये सारी चीज़ें लिखी हुई, इसलिए हमने इनको याद नहीं करना, क्योंकि जब हमें ये चीज़ मिल गई तो हम क्यों याद करें। ये सारे फंक्शन आपको इसमें से मिल जाएंगे, बारी बारी आपने देख लेना। आ गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप सबको तकरीबन आते ही हैं, इसमें से सिर्फ आपसे पूछा जा सकता है मैट्रिक्स की टाइप क्या है। मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। और यहाँ से हमसे पूछा था डिमेंशन क्या होती है, रोज़ को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ। और यहाँ हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक कौन सा है, स्क्वायर भी कहते हैं इसको, डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। नीचे हमें उन्होंने ये क्या किया हुआ है, प्लस करके बताया है, माइनस करके बताया हुआ है, मैट्रिकल ऑपरेशन बताए हुए हैं। ये सारे ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। मैट्रिक्स हम प्लस के तौर पे सॉल्व करते हैं, माइनस पे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई पे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने प्लस किया, माइनस किए हुए, और यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया रोज़ को कॉलम्स के साथ। पहले रो हमारे पास क्या, 20,000, 5,000, 500, 10,000, 600 को 20,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 से, फिर 5.50 को मल्टीप्लाई करते 2.3 से, इसी तरीके से आगे सोन चलने जाना है। अब हमारे पास ये है जी, हमसे पूछा जा सकता है डिमेंशन। हमारे पास A और B दिया हुआ है। अगर हम इसको रो के लिहाज से डिवाइड करें तो हमारे पास 3 रो बनती हैं और 3 कॉलम्स बनते हैं, 3 रोज़ बनती है दोनों में, A में भी और B में भी। और अगर हम कॉलम के लिहाज से करते हैं तो हमारे पास 3 रो और 2 कॉलम्स बनते हैं। और इस तरीके से अगर हम इनको कॉलम्स के लिहाज से लें तो हमारे पास एक जगह 3 कॉलम्स बनते हैं और एक जगह 2 कॉलम बनते हैं। और आगे जो हमारे पास ये मिनी इनवर्स है, इनको भी आपने सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको एक्सेल के ट्रिक बताई। एक्सेल ओपन करके इनके नाम लिखने हैं तो आपके पास सारा कुछ आ जाएगा।